मैं श्री वरदान और दीपक जी आज मेरे साथ हैं। और आज नमस्कार। फिर हम दोनों एक नया वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए। और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट पे है जिसके बारे में बहुत से जातक चिंतित रहते हैं। लगातार ज्योतिष और मंदिरों के और अनेकों उपाय टोटके करते रहते हैं। ये है साढ़े साती। देखिए, साढ़े साती की जो कहानी है वो, जैसा कि नाम ही है 7.5 साल, अगर हम इसको डेज में बोले तो कुछ 2700 दिन बनते हैं। 27 हमारे नक्षत्र है तो 2700 दिन जो आपकी जिंदगी के, ये 3 बारी आती है। और जहां तक मतलब पूरे जीवन में, आपके जीवन काल में अगर देखा जाए तो यानी कि हर 25 साल के बाद एक बारी आती है। और कई ऐसे ज्योतिषों से मैं मिला हूँ, कई ऐसे विद्वानों से मिला हूँ जो कि अगर उनके पास कोई आके उनकी कोई जातक मृत्यु की तिथि पूछता है या पूछता है कि भाई कब मेरा जीवन काल समाप्त होगा, तो वो जो डेट है वो लोग इस साढ़े साथी से ही कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जब आपकी तीसरी साढ़े साथी आएगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपकी उम्र जो है वो 70-75 साल की हो जाएगी, तो वो आपका जो होगी साढ़े साथी, तीसरी साढ़े साथी जो झेलना होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है लोगों के लिए। तो ये जो मतलब पूरा जो टॉपिक है ये आज हम लोग बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल उसके ऐसे कि आपको उसके बात समझ में आए। इसमें जहां तक दीपक जी उसके टेक्निकल एस्पेक्ट, यानी कि थोड़ा सा जो गणना पार्ट होता है साढ़े साथी का, और जो थोड़ा ज्योतिष के अंदर तो बहुत ज्यादा बारीकी होती है, वो दीपक जी इस चीज को लेंगे। मैं थोड़ा सा जो आम भाषा में हमें कहा जाता है, यानी कि जो हम एक समझ पाए, जैसे कि साढ़े साथी, अगर मान लीजिए, देखिए दो फर्क है इसमें। साढ़े साथी और शनि की महादशा में लोग नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही, शनि की साढ़े साथी और शनि की महादशा। शनि की महादशा जो कैलकुलेट होती है वो आपके जन्म में, आपका जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है उससे उसकी कैलकुलेशन शुरू होती है। और जो साढ़े साथी होती है वो गोचर में, जब शनि आपके यानी कि चंद्र के साइन में आता है तो वो उस पर प्रभाव डालता है, तो वो उसके हिसाब से साढ़े साथी होती है। और ऐसा भी होता है बहुत बारी कि साढ़े साथी और शनि की महादशा इकट्ठे आ जाए किसी के जीवन में, या राहु की महादशा और ये साढ़े साथी, या केतु की महादशा, जो कि सबसे खतरनाक एक देखा गया है। टेक्निकल एस्पेक्ट दीपक जी इस बारे में बताएंगे, पर वहां जहां तक लोगों का देखा गया है, रिव्यू और देखी गई है, वो देखी गई है कि काफी हद तक ये चीज खतरनाक होती है। और जिस लाइफ के आपके हिस्से में आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि ये जो लाइफ का जो मेरा पार्ट है इसमें मैं सेटल हो गया हूँ, यानी कि जॉब हो सकती है, वो मैरिज हो सकती है, या आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप, कि भाई यहाँ तो बस सब शांति है, यहाँ तो सब कुछ ठीक होगा, वो जैसे ही साढ़े साथी आएगी वो सब कुछ आपका पलट जाएगा और आप सबसे ज्यादा नुकसान आपका उसी एरिया में होगा, क्योंकि वो शनि आपको आपकी असलियत दिखाता है, लोगों की असलियत दिखाता है आपके लिए। तो ऐसे तो खैर बहुत सारी जानकारी है। हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसको अंत में जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जो कि नॉर्मली जो भी ज्योतिष है वो उस चीज को मिस कर देते हैं। और है वो साढ़े साथी से रिलेटेड है, पर वो चीज क्या होता है कि नॉर्मली मिस कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा असर डालती है साढ़े साथी का। तो दीपक जी, मैं आपका स्वागत करूंगा और दर्शकों से चाहूंगा कि वो इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, missionthathastu.com पे अपने आप क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग आपके क्वेश्चंस भी लेंगे और आपको इस तरीके से जानकारी देंगे कि आप अपनी पत्री या अपनी जन्म पत्री या अपना हाथ वगैरह देख के आप अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी आप बता पाए। तो बस इस वीडियो को शुरू करते हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वरदान जी। शुरू कीजिए। तो बहुत समय के बाद हम दोनों एक साथ मिलके वीडियो बना रहे हैं। पहले तो दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आज ये जो साढ़े साती लेने की वजह है, देखिए बहुत से लोग कष्ट में गुजर रहे हैं। मतलब ये प्रॉब्लम का एक, जो हमने पहले भी एक वीडियो किया है, 2020 जो साल है वो बहुत प्रॉब्लम वाला साल है। इसमें हमने कुछ पहले भी कॉम्बिनेशंस बताए हैं। इसके ऊपर से ज्यादा कष्ट उन लोगों को हो रहा है जो अभी शनि की साढ़े साती भी झेल रहे हैं, अभी भोग रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, साढ़े साती आपको अगर समझना है तो ये सन और सैटर्न और मून, यानी शनि और चंद्र, ये दो ग्रहों के मेल से बनती है साढ़े साती। अभी अगर हमको समझना है कि साढ़े साती क्या है, तो पहले हमको ये दोनों प्लैनेट्स को समझना होगा कि ये दोनों प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं।
देखिए मून क्या है, मून एक बहुत ही चंचल, चंद्र एक बहुत ही चंचल स्वभाव का प्लैनेट है, और इसका सीधा जो रिलेशन है, सीधा संबंध जो है वो हमारे माइंड से होता है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो इस जीवन काल में हमको दिखता है वो हमारा माइंड होता है। तो मून हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो माइंड और कर्म का ये जो मेल है, ये अगर पॉजिटिव नहीं हुआ, ये अगर एक डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं होता है तो जीवन में कष्ट आते हैं। सैटर्न को हम बहुत सी चीजों के लिए देखते हैं, सैटर्न को हम कर्म के लिए देखते हैं, सैटर्न को हम एक जो लोअर क्लास, जो लेबर क्लास होता है उसके लिए देखते हैं, सैटर्न को हम बीमारियों तकलीफों के लिए देखते हैं, सैटर्न को हम जेल के लिए देखते हैं। सैटर्न हर उस चीज के लिए देखा जाता है जो पॉजिटिव नहीं है हमारी लाइफ में, इसलिए लोग सैटर्न से डरते हैं। लेकिन जो भी चीज हमारी लाइफ में पॉजिटिव नहीं होती उसको हम कर्म से पॉजिटिव बना सकते हैं, तो इसलिए सैटर्न कर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे पहले समझते हैं साढ़े साती है क्या। देखिए जो जैसे वरदान जी ने हमको बताया, गोचर यानी कि ट्रांजिट, ट्रांजिट होता है कि जैसे प्लैनेट्स आसपास चलते रहते हैं, अर्थ रोटेट करती रहती है, और जब भी प्लैनेट सैटर्न मून के एक घर पहले आ जाता है तो साढ़े साती स्टार्ट होती है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं वरदान जी जरा स्क्रीन शेयर करूंगा इसमें दर्शकों को समझाने के लिए। अब ये एक स्क्रीन शेयर किया मैंने, ये एक हॉरोस्कोप लिया है एक जातक का। तो इस हॉरोस्कोप में अगर आप देखें इस तरफ, यहां से ये, इसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं, ये मेष लगन की कुंडली है, तो ये हमारे लिए बहुत ही आइडियल कुंडली रहेगी समझने के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट साइन ही रहता है। तो फर्स्ट से लेके ऐसे 12 हाउसेस जाते हैं हमारे। यहाँ पर हमारा मून है और ये हमारा सैटर्न है, जो SA आप देख रहे हैं वो सैटर्न है, और जो ये MO देख रहे हैं ये मून है। अब ये हो गया जातक का हॉरोस्कोप। तो जब जन्म हुआ जातक का, तो ये जो है प्लैनेटरी पोजीशन हमने फ्रीज कर दी, तो इसको हम लगन चार्ट बोलते हैं। तो ये इसके हिसाब से जो है जातक का जीवन चलेगा। लेकिन टाइम, अगर आपको मालूम हो, टाइम कभी भी रुकता नहीं है, टाइम फ्रीज नहीं होता। तो जातक के जन्म के लिए तो फ्रीज हो गया, बट आगे अब ये टाइम चलता रहता है। तो जो सैटर्न होता है वो हर हाउस में, ये जो आप देख रहे हैं इनको हाउसेस बोलते हैं, हर हाउस में वो 2.5 साल 2.5 ईयर्स वो हर हाउस में गोचर करता है। तो जब भी सैटर्न घूम के मून से एक घर पहले, मून के घर में, और मून से एक घर बाद, ये 3 हाउसेस में जब भी सैटर्न रहता है उसको ढैया या फिर साढ़े साती का 2.5 वर्ष बोलते हैं, और ये साढ़े साती का हिस्सा होता है। तो साढ़े साती में 3 बार जो है 3 घर बदलता है सैटर्न 2.5 साल के इंटरवल पे, ठीक है। तो जब भी सैटर्न यहाँ पर आएगा आपकी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। ऐसे आप भी अपने हॉरोस्कोप में देख सकते हैं। अगर आपको गोचर देखना है तो आप गोचर स्टडी कर सकते हैं कि अभी सैटर्न कौन से हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी सैटर्न जो है वो 10th हाउस यानी कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट कर रहा है। तो 10th हाउस यानी कि यहाँ पे अब जिन भी लोगों के हॉरोस्कोप में जो मून का प्लेसमेंट है वो अगर 9th साइन में, 10th साइन में या 11th साइन में है, तो ये लोग अभी साढ़े साती देख रहे हैं अपनी। किसी का इनिशियल स्टेज है, किसी का मीडियल स्टेज है और किसी का फाइनल स्टेज है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आप देख सकते हैं अपने हॉरोस्कोप में कि किस तरीके से सैटर्न साढ़े साती का योग बनाता है आपकी कुंडली में। अब दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये जब भी सैटर्न ऐसे ट्रांजिट करके आता है मून के नजदीक, तो हम इसे साढ़े साती क्यों कहते हैं। देखिए सैटर्न जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा जो है वक्त लगाता है, सबसे ज्यादा समय बिताता है किसी घर में। 2.5 साल बहुत बड़ा जो है टाइम हो गया, और वो पूरी कुंडली का चक्कर लगाने में करीब करीब 30 वर्ष लगाता है। तो सैटर्न क्योंकि इतना टाइम लगाता है और मून सबसे कम टाइम लगाता है, तो जब भी ये लोग नजदीक आते हैं तो एक तरीके से ग्रिपिंग इफेक्ट रहता है मून के ऊपर। मून और सैटर्न का योग
जो रहता है, हालांकि इंदिरा गांधी जी की कुंडली में मून और सैटर्न के योग से जो है राजयोग बना था, बट ये बहुत ही हैप्पी योग नहीं है, जिसे आप खुशहाली का योग नहीं है ये। जब भी मून और सैटर्न आजू बाजू में रहते हैं या आते हैं, मून को देखिए, मून को एक खुली जो है जमीन चाहिए ताकि वो भाग सके, और सैटर्न जो है हम एक लंगड़ा प्लैनेट बोलते हैं जो थोड़ा धीरे धीरे चलता है, आराम आराम से चलता है। तो ये मून को जो है बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। किसी भी चीज में अगर आपकी कॉन्शियस को जकड़ के रखा जाए, ये एक तरीके से जैसे आपको जेल में रख दिया हो, तो ये उस टाइप का योग जो है, योग संयोग बनता है सैटर्न के साथ में। तो जब भी ये 7.5 आती है, यानी ट्रांजिट करके जो सैटर्न उसी घर में या मून के नजदीक जब भी घूम के आता है, तो लोगों को ऐसे लगता है जैसे उनको एक तरीके की पनिशमेंट दी हो, जकड़ लिया हो, उनको जो है परिस्थितियां जिस तरीके की पैदा होती हैं उस टाइम पे, तो वो जो है बहुत पॉजिटिव नहीं रहती। लेकिन ये टोटली ऐसा नहीं है कि आपकी अगर 7.5 आ गई है तो आपको नेगेटिव ही इफेक्ट्स मिलेंगे। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में सैटर्न कैसे प्लेस्ड है और मून कैसे प्लेस्ड है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 7.5 चल रही है और आपका मून कैप्रिकॉर्न में ही प्लेस्ड है, तो आपको उतना इफेक्ट नहीं रहेगा सैटर्न का, ये 7.5 का। अगर आपका मून एक्वेरियस यानी 11th हाउस में या कुंभ राशि में प्लेस्ड है, तो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। जब सैटर्न ऐसे हाउसेस में 7.5 बनाता है जहां पे उसके लिए फेवरेबल ग्राउंड नहीं है। देखिए, जब हम कुंडली में किसी भी ग्रह को देखते हैं तो हम वो देखते हैं कि वो मित्र अवस्था में है कि शत्रु अवस्था में है या न्यूट्रल अवस्था में है। तो इस चीज का जो है हमको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो जब भी सैटर्न किसी फेवरेबल हाउस में रहता है तो वो बहुत ज्यादा अपना प्रकोप नहीं देता, लेकिन जब भी अनफेवरेबल हाउस में रहता है तो वो ज्यादा जो है नुकसान देता है। अब जैसे कुछ जातक हैं जिन लोगों की 7.5 उनके लिए बहुत फ्रूटफुल भी रही है, एटलीस्ट दुनिया की नजरों में तो फ्रूटफुल रही है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो 7.5 में प्रधानमंत्री बने। डोनाल्ड ट्रंप, वो 7.5 में जो है प्रेसिडेंट बने। तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन देखिए, 7.5 में कुछ ना कुछ जो है आपको तकलीफ तो आती है। अब सबसे पहले आपके लिए क्या है, अगर आपको 7.5 समझनी है तो पहले आप देखिए कि आपका मून हॉरोस्कोप में कहाँ पे प्लेस्ड है, और फिर आप देखिए सैटर्न ट्रांजिट करके कब आ रहा है, तो उससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी 7.5 हो रही है कि नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिसकी भी 7.5 आती है उसके क्या इफेक्ट रहेंगे, जातक के जो है जीवन में वो 7.5 साल कैसे जाएंगे। ये अगर आपको समझना है, अपनी कुंडली में भी समझना है, तो इसका एक फॉर्मूला जो है, मैं एक ब्रीफ फॉर्मूला आपको समझाऊंगा। मैं ये हॉरोस्कोप दोबारा से खोलता हूं जो मैंने आपको दिखाया था। अब ये स्क्रीन मेरी शेयर हो गई है। अब देखिए, आप यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मून जो है वो 3rd हाउस में है। अब एक चीज याद रखिएगा, सैटर्न जिस भी घर में जाता है वो उस घर के मालिक को काम करने पे बहुत मजबूर करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूले का जो फर्स्ट पैरामीटर है वो आप याद रखिए। तो जब 7.5 इस जातक की शुरू होगी तो सैटर्न जाएगा इस हाउस में। इसको हम फर्स्ट हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप बोलते हैं, एक्चुअली सेकंड हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप बोलते हैं। ये फर्स्ट हाउस है, ये आपका सेकंड हाउस है। ठीक है, अब सेकंड हाउस में अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इसी कुंडली पे कॉन्सेंट्रेट करूं तो सेकंड हाउस में सेकंड साइन है। सेकंड साइन का जो लॉर्ड होता है वो है वीनस। तो जैसे ही सैटर्न इस घर में जाएगा, वीनस जहां भी बैठेगा वहां पे उससे वो बहुत मेहनत करवाएगा। अब देखते हैं इनका वीनस कहाँ बैठा है। वीनस इनका बैठा है 7th हाउस में। 7th हाउस यानी मैरिज का हाउस। ठीक है, दूसरा, सैटर्न जब इस हाउस में जाएगा, ये हाउस धन का भी घर है। धन का और वाणी का, आपके खाने का, और जो भी चीज आप अक्वायर करते हैं ये उसका हाउस है। तो सैटर्न उन चीजों पे भी इफेक्ट डालेगा, आपके धन पे भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, उसके बाद जब सैटर्न जाएगा सेकंड, जहां पे मून बैठा है, तो पहले 2.5 साल खत्म करके जब सेकंड ढैया पे जाएगा सैटर्न, तो मून पे सीधा प्रभाव डालेगा वो। और मून किसके घर में बैठा है? मून बैठा है 3rd हाउस के लॉर्ड के घर में। तो 3rd हाउस का लॉर्ड होता है मर्क्यूरी। अब देखते हैं मर्करी कहाँ बैठा है। मर्करी भी जो है आपका 7th हाउस में बैठा है। और 7th हाउस किसके लिए देखा जाता है? 7th हाउस देखा जाता है आपकी मैरिज के लिए, 7th हाउस देखा जाता है आपकी पार्टनरशिप्स के लिए। ठीक है, उसके बाद जब सैटर्न तीसरी ढैया करेगा तो वो जाएगा इस घर में जहां पे राहु और मंगल ऑलरेडी बैठे हुए हैं इस जातक की कुंडली में,
और ये जो घर है ये 4th साइन के लॉर्ड का घर है, यानी मून का घर है। मून होता है आपके मदर से रिलेटेड, मून होता है आपके इमोशन से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड। और मून बैठा कहाँ है? मून बैठा है आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस यानी सहज भाव। ये आपके सबकॉन्शियस से रिलेटेड होता है, ये आपकी ब्रीदिंग से रिलेटेड होता है, ये आपके भाई बहन से रिलेटेड होता है, ये आपके एफर्ट से रिलेटेड होता है। तो फिर इस हाउस पे वो प्रभाव डालेगा। तो इस जातक की कुंडली में जब भी 7.5 आएगी तो इनके बिजनेस और पार्टनरशिप्स और मदर एंड अगर आप देखा जाए तो इनके भाई बहन से रिलेटेड जो है गतिविधियां इनकी जीवन में तेज होंगी। ठीक है, तो अगर आपको भी देखना है कि आपकी 7.5 में आपको किस किस्म के जो है फल मिलेंगे, तो आप ऐसे पैटर्न अपनी 7.5 में किस किस तरीके से काम करेगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जैसे कष्ट भोग रहे हैं, आपकी 7.5 आपके लिए फ्रूटफुल नहीं जा रही है, तो देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि इसका रीजन आपके कर्म होते हैं, तो कर्म में सुधार करना चाहिए। ये हालांकि बहुत एक हाइपोथेटिकल नोशन है, क्योंकि आप कभी भी अपने कर्म खुद नहीं देख सकते, दूसरा हमेशा आपके कर्म देखता है। लेकिन जिन लोगों का भी ये टाइम पीरियड चल रहा है, तो इसमें भी 7.5 कब सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहती है वो जानने के लिए आपको मून का ट्रांजिट भी देखना है। ये बहुत कम लोग बताएंगे आपको। तो मून हर घर में 2.5 दिन बिताता है। जैसे सैटर्न हर घर में 2.5 साल बिताता है, मून हर घर में 2.5 दिन बिताता है। तो जब भी मून सैटर्न के पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछली वाली आपको जो जातक की कुंडली दिखाई, उसमें मून एक्वेरियस में बैठा हुआ था और सैटर्न अभी 7.5 स्टार्ट कर रहा है आपकी 10th हाउस में यानी कैप्रिकॉन में। तो जैसे ही मून कैप्रिकॉन में जाएगा, एक्वेरियस में जाएगा और उसके बाद मीन राशि में जाएगा, तो ये तीनों राशियों में जब तक मून रहेगा तब तक 7.5 का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये प्रभाव जो है आपको, ये जो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे हर 30 दिन पे। सैटर्न की 7.5 में ये चीज बहुत, देखिए मुसीबत जब आती है तो एक ही बार आती है, ऐसा नहीं कि प्रोलॉन्ग्ड मुसीबत ही चल रही है, मतलब डेली आपकी दुर्घटना हो रही है, ऐसा नहीं होगा। दुर्घटना एक ही दिन होती है, उसका प्रभाव ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है। तो ये जब भी दुर्घटना आपको देखनी है कि कब होगी आपके जीवन में, दुर्घटना से मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट ही होगा, दुर्घटना कुछ भी हो सकता है। दुर्घटना कोई आपका नुकसान हो सकता है, कोई हेल्थ ट्रबल हो सकता है, किसी ने चोरी कर ली, वो भी एक दुर्घटना है। तो ऐसी अगर आपको कोई भी प्रभावशाली दुर्घटना देखनी है तो आप उन दिनों में देख सकते हैं जब मून सैटर्न के हाउस में, जहां पे सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, या उसके 7.5 वाले किसी भी हाउस में जाता है, तब वो दिन आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना है। तो दोस्तों आज मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आपको 7.5 देखना है, 7.5 कब शुरू होती है। आपको मैंने देखना है कि 7.5 की आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव रहेंगे। और तीसरा मैंने आपको बताया कि 7.5 के दौरान आपको किन दिनों पे जो है सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है। तो ये उन दिनों पे केयरफुल रहना है जब मून दोबारा ट्रांजिट करके सैटर्न के पास आता है। तो हर घर में ट्रांजिट 2.5 दिन का रहता है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 12 हाउसेज हैं हमारे, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मून कब आएगा आपके सैटर्न में। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बट या फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर लें तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा ये। जी वरदान जी। जी दी भाई, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने और मुझे यकीन है दर्शक इसको देखेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। अब जैसा मैंने की शुरुआत में कहा था वीडियो में, कोई हम ऐसी चीज बताएंगे आपको कि जो कि ज्योतिषी या कि जो भी गणना करने वाला आपके आगे या जो भी कंसल्टेंट है वो नॉर्मली उस चीज को मिस कर देते हैं। या आप अगर खुद वो एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं या एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, पत्री जन्म कुंडली देखना, तो वो आप उस चीज को मिस कर देते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा शब्द हम लोग आज मजाकिया रूप में यूज करते हैं, पनौती। अब ये पनौती शब्द आया कहां से है, इसका तो देखिए ज्ञान तो जो शाब्दिक ज्ञान है वो तो भाषा में है, पर जहां तक इस ज्योतिष में है, तो ज्योतिष में जो बड़ी पनौती होती है उसको 7.5 को बड़ी पनौती कहा जाता है। और इसके अलावा 2 छोटी पनौतियां भी आती है आपके जीवन में, जो कि नॉर्मली हम लोग उस चीज को मिस कर देते हैं। हम नॉर्मली दशाएं देखते हैं, ग्रह देखते हैं, जब भी कुछ भी और भी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, तो आप ये चीज को जरूर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पे कोई छोटी पनौती चल रही है। ये 2 तरह की होती है, यानी कि आपके मून साइन से चौथी राशि, यानी कि आपकी अपनी राशि से चौथी राशि में जब भी शनि गोचर में आएगा, तो वो कंटक शनि कहलाता है। यानी कि वो 2.5 साल जो होंगे
वो हो सकता है आपको साढ़े साथी की तरह से ना आपको तंग करे या उतने हाई लेवल के आपको परेशान ना करे, पर ये जरूर तंग करेगा आपको कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव होता है वो साढ़े साथी से कम होता है, पर मोटे तौर से कुछ ना कुछ ये साढ़े साथी की तरह ही आपके जीवन में प्रभाव डालता है। जो प्रॉब्लम आपको साढ़े साथी में फेस हुई वो कुछ थोड़े कम लेवल पे, पर आपको सेम आपको वो फेस होंगी। ये हो गया चौथा, यानी कि कंटक शनि। एक होता है अष्टम शनि, ये दूसरी छोटी पनौती, यानी कि अगर 8वीं राशि में आपकी राशि से अगर शनि गोचर करते हुए आए तो वो अष्टम शनि के रूप में माना जाता है, और वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। ज्यादा से अर्थ है मेरा कंटक शनि के मुकाबले, ना कि साढ़े सात के मुकाबले। तो देखा जाए तो दो एक अगर हम लोग एक जनरल एक डिस्कशन के तौर पे ले, तो कंटक शनि और जो अष्टम शनि है उसका प्रभाव जो होता है वो मेन साढ़े सात से कम होता है, पर हाँ नेगेटिव जरूर होता है, और इसको आप जरूर देखें। और अगर ये कोई मान लीजिए आपको आपको नहीं बता रहा है, तो आप अपने जो कंसल्टेंट है उनसे आप पूछ सकते हैं कि मेरी ये पनौतियां कब आ रही हैं, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और जो भी रेमेडीज वगैरह आपको बताई गई हैं साढ़े साथी के रूप में, वो आप इसमें भी आप उसको लागू कर सकते हैं, तो आपको इसमें भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले वीडियोस में हम लोग और ऐसी जानकारी शेयर करते रहेंगे। आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और धन्यवाद।